एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गुप्त साम्राज्य को हम लोगों ने समाप्त कर लिया। 4 पार्ट में हम लोगों ने देखा गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक संगठन को, वहाँ के समाज को, प्रशासन, और अंतिम वीडियोज में हम लोगों ने गुप्तकालीन साहित्य, संस्कृति और स्थापत्य को देखा। इसके बाद हम लोग हर्ष तथा राजपूत कालीन राज्य टॉपिक पर आएंगे। गुप्तोत्तर भारत, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत भी इसको कहा जाता है। यहाँ देखिए, एक मुख्य बात आपको बताएं कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो पतन के बाद भारतीय राजनीति में 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति से क्या होगा? विभाजन की प्रवृत्ति आएगी। जब केंद्र कमजोर होगा तो जो छोटी शक्तियां हैं उनमें अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की भावना का विस्तार हो जाएगा। तो जब हर्ष का उदय हुआ है, उस समय तक उत्तर और पश्चिम भारत की राजनीति में जो शक्तियां विशेष रूप से सक्रिय थीं, उनके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। फिर जो है मध्यकाल में हम लोग राजपूत कालीन राजवंशों को देखेंगे, उत्तर भारत के भी और दक्षिण भारत के भी। दक्षिण भारत का भी उस समय का इतिहास देखेंगे। 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच का छोटे छोटे राजा विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे साम्राज्य फैले हुए थे, और जैसे मालवा का परमार हो, चंदेल के जेजाक भुक्ती हो, गुर्जर प्रतिहार हो, बंगाल के पाल हो, फिर बाद में सेन हो, इस तरह से। और दक्षिण भारत में हम लोग राष्ट्रकूट हैं, पल्लव हैं, चोल हैं। इनके महत्वपूर्ण राजाओं को, महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को देखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस जो है बहुत बनते हैं। और ये ऐसा सेगमेंट में है, कभी 300-400 वर्षों का इतिहास है, जिसमें अन्य छोटे छोटे क्षेत्रों पर राजाओं का शासन था। तो प्रश्न की प्रकृति भी, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं भी ज्यादा रहती हैं। आरओ की परीक्षा की फॉर्म आ गए हैं और परीक्षा की तिथि भी आ जाएगी, और इसके लिए आप लोगों को स्पेशली हम अपने चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री में, इंडियन पॉलिटी में और करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी में भी आपको मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और आप उसका लाभ परीक्षा में ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल की वीडियोज हमारी आप तक शीघ्रता से पहुंचे, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आरओ श्रृंखला के लिए आपको महत्वपूर्ण वीडियोज उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों का एक बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण किया गया है, जिसमें आपको पढ़ने में कंसेप्ट भी समझ में आए और सारे प्रश्न भी समाहित कर लिए जाएं। इसकी पीडीएफ नोट्स की नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और परीक्षा के पहले आप इसका रिवीजन वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं, और उस पीडीएफ को लेकर के भी आप 1 बार 2 बार रिवाइज करेंगे। क्योंकि देखिए, एक बार पढ़ने से, रिवाइज करने के बाद ही कुछ चीज़ें आपके दिमाग में सीक्वेंस के रूप में बैठेंगी, तभी आप परीक्षा में कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। वाकाटक राजवंश से, संस्थापक इसका विंध्य शक्ति था। ये सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रवरसेन प्रथम को देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाला वाकाटक नरेश कौन था? अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। 2 शाखाएं थी, प्रधान शाखा और वत्सगुल्म शाखा। तो प्रधान शाखा में आप देखिए, रुद्रसेन प्रथम हुआ, पृथ्वीसेन प्रथम हुई, रुद्रसेन द्वितीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभावती गुप्ता का पति था रुद्रसेन द्वितीय। गुप्त वंशों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वाकाटक राजाओं के साथ। प्रवरसेन द्वितीय हुआ, सेतुबंध का रचयिता है ये। नरेंद्र सेन हुए, पृथ्वीसेन द्वितीय, परम भागवत की उपाधि और प्रधान शाखा का ये अंतिम शासक था। दूसरा आप देखिए, वत्सगुल्म शाखा में संस्थापक सर्वसेन, विंध्य शक्ति द्वितीय और हरिसेन इसका अंतिम शासक था। अब देखिए, यहाँ नोट करने योग्य जो महत्वपूर्ण बात है, रुद्रसेन द्वितीय को आप ध्यान में रखिए, सेतुबंध का रचयिता है, ये तो अंतिम शासक था। और जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था, प्रवरसेन प्रथम, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा भी हुआ है, ये परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है। जब आप पूर्वावलोकन देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। वल्लभी के मैत्रक वंश का शासन गुजरात में था। इसका संस्थापक भट्टार्क था, और मैत्रक शैव मतानुयायी था। ध्रुवसेन द्वितीय जो हुआ वो हर्ष का समकालीन था और हर्ष का दामाद था। तो वल्लभी के मैत्रकों के बारे में देखिए, गुजरात पर उस समय शासन कर रहे थे। पंजाब के हुण देखिए, स्कंदगुप्त की जब मृत्यु हो गई तो हुणों ने भारत में सत्ता स्थापित की। उसका संस्थापक तोरमाड़ था। तोरमाड़ का पुत्र मिहिरकुल हुआ, जो शैव धर्म का अनुयायी था, और इसने बौद्ध स्तूपों तथा संग्रामों को नष्ट किया था। चूंकि शैव मत का था और बौद्ध संघ में धर्म सहिष्णु नहीं था, इससे ये बात पता चलती है कि इसने बौद्ध स्तूपों और संग्रामों को नष्ट किया था। कल्हण ने इसे विनाश का देवता कहा है। इसके सिक्कों पर नंदी और त्रिशूल का अंकन है। चूंकि शैव धर्म का अनुयायी था तो नंदी और त्रिशूल का अंकन किया।
मालवा का यशोधर्मन को आप देखेंगे, ये औलिकार वंश का था। मंदसौर से इसके 2 अभिलेख मिलते हैं। जो मंदसौर का प्रशस्ति लेख है वो वासुल ने लिखा था। तो मंदसौर प्रशस्ति लेख में एक बात मिलती है जो लिखा है कि मिहिरकुल ने यशोधर्मन की चरण वंदना की थी। लिखता है वासुल ने लिखा है कि कश्मीर का शासक मिहिरकुल शिव के अतिरिक्त किसी अन्य के सामने सिर नहीं झुकाता था, परंतु उसने यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना कराई थी। यानी मिहिरकुल को अपने चरणों तक ये ले गया था। इसकी प्रशंसा में वासुल ने लिखा है। अब देखिए कन्नौज के मौखरी, संस्थापक इसके हरिवर्मा। इन छोटे राजाओं, इन वंशों के बारे में आपको महत्वपूर्ण बात बताएं कि संस्थापक आपको हमेशा याद रखना है। वो वल्लभी के मैत्रक हों, वाकाटक हों, मालवा का यशोधर्मन, इनके संस्थापकों से भी प्रश्न बनते हैं, संस्थापकों से मिलान करने वाले प्रश्न बनते हैं। इसलिए जब भी इन राजाओं को हम शुरू करेंगे तो हम सर्वप्रथम जो वहाँ का जो संस्थापक थे उनके बारे में आपको बताएंगे। हरिवर्मा के बाद आदित्य वर्मा, फिर ईश्वर वर्मा, फिर ईशान वर्मा, फिर फर्व वर्मा, फिर अवंती वर्मा और फिर ग्रह वर्मा हुए। ईशान वर्मा का देखिए महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला तथा मुद्राएं चलाने वाला पहला मौखरी शासक था ईशान वर्मा। ग्रह वर्मा का थानेश्वर नरेश प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से विवाह हुआ था। अफीरगढ़ मुद्रालेख के अनुसार हम इनके राजा, पत्नी और संतान के बारे में देखेंगे। हरिवर्मा हुए, इनकी पत्नी जय स्वामिनी, संतान इनकी आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा का विवाह हर्षगुप्ता से हुआ था और इनका पुत्र ईश्वर वर्मा था। ईश्वर वर्मा की पत्नी उपगुप्ता थी और इनकी संतान ईशान वर्मा, और ईशान वर्मा की पत्नी लक्ष्मीवती थी और इनकी संतान सर्व वर्मा थी। ये जो टेबल है ये परीक्षा में मिलान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसको आप एक बार रिवाइज करें, 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो दिमाग में थोड़ा बना रहता है इसका सीक्वेंस। या याद करने के लिए आप इसमें कुछ अपना कोटेशन जैसे कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं। देखिए ये अलग अलग निर्भर करता है कि शॉर्ट ट्रिक आप कैसे बताएंगे, आप किस तरह से फैक्ट्स को अपने दिमाग में किस सीक्वेंसिंग से सेट करते हैं। लेकिन इन सभी के बाद इस बात का मूल मंत्र इसमें निहित है कि आपको इसका रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। 1-2 बार 3 बार जब आप रिवीजन इसका करेंगे तभी ये चीज़ें आपको दिमाग में रहेंगी और परीक्षा में आप इसको सही कर सकते हैं। थानेश्वर का वर्धन राजवंश, इतिहास के स्रोत, साहित्य इसके लिए हर्षचरित और कादम्बरी, विदेशी विवरण ह्वेनसांग और रित्सिंग का। पुरातत्व के हिसाब से अभिलेख देखेंगे बांसखेड़ा और मधुबन का अभिलेख और मोहरे नालंदा और सोनपत से जो प्राप्त हुई हैं। इतिहास को पढ़ने का हम लोग देखते हैं कि साहित्य क्या क्या उपलब्ध है, विदेशी विवरण क्या है और पुरातात्विक खुदाइयों से प्राप्त इतिहास, इनके आधार पर इतिहास लेखन किस विषय का हुआ। इतिहास में ये बात बड़ी बहुत ही ऑथेंटिक है कि आप किस आधार पर इतिहास लेखन को देख रहे हैं, किस तरह के स्रोत आपके पास उपलब्ध हैं उस समय के जिसके आधार पर इतिहास लेखन हुआ है। जैसे सैंधव सभ्यता को आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि लिपि उनकी पढ़ी नहीं गई, साहित्य उपलब्ध नहीं है, तो अब वहाँ की पुरातात्विक खुदाई के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही उसका इतिहास लेखन हुआ है। वैदिक साहित्य में आएंगे तो वैदिक साहित्यों के आधार पर हुआ है। जब मौर्य स्रोत में आएंगे तो यहाँ आपको पुरातात्विक और वैदिक साहित्य दोनों प्राप्त होगा, रचनाएं प्राप्त होंगी, अभिलेख प्राप्त होंगे अशोक के, तो उन अभिलेखों के आधार पर आप इतिहास लेखन को करेंगे। तो इतिहास लेखन में सोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्णता उसकी ज्यादा है। सोर्स के आधार पर आपको इतिहास में कोई बात कोई कह रहा है तो ये बात बड़ी तन्मयता से कही जा सकती है कि उसका सोर्स क्या है, वो किस आधार पर इतिहास लेखन कर रहा है। कई बार आपको देखेंगे आपका सोर्स सही नहीं होगा तो जो इतिहास में आप व्याख्या कर रहे हैं वो हो सकती है कि व्याख्या एक तरफा हो जाए, हो सकता है व्याख्या गलत हो जाए। तो इसलिए उसको सोर्स को, परंपरा को, किस आधार पर कोई बात कही गई है उसको समझना बड़ा जरूरी होता है, जिससे समझ कर, और यही एक आपके विद्यार्थी के रूप में और एक शिक्षक जो इतिहास पढ़ाते हैं उनकी भी ये समझ है कि वो उसी आधार पर तथ्यों को रखें जिसके आधार पर विद्यार्थियों के बीच में, आपके बीच में, परीक्षार्थी के मन में एक सही समझ विकसित हो सके और उस सही समझ से वो प्रश्नों को हल कर सके। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, वर्धन राजवंश पुष्पभूत वंश इसी को कहा जाता है। इस वंश का उदय थानेश्वर हरियाणा में हुआ था। वर्धनों का क्रमबद्ध इतिहास जो है प्रभाकर वर्धन के समय से मिलता है। प्रभाकर वर्धन के उत्तराधिकारी राज्यवर्धन की हत्या गौड़ नरेश शशांक ने की थी और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन शासक बना। उपाधियां इसने मगधराज, माहेश्वर, शिलादित्य और शकलोत्तर पथनाथ, 4 उपाधियां ली थी इसने, मगधराज की, माहेश्वर की, शिलादित्य की और शकलोत्तर पथनाथ की। हर्ष की राजनीतिक गतिविधि देखेंगे, चूंकि इसको शशांक से बदला लेना था, राज्यवर्धन की शशांक ने हत्या की थी, शशांक से बदला लेने के लिए इसने कामरूप असम में भास्कर वर्मा से मैत्री की थी। मैत्रक शासक ध्रुवसेन द्वितीय को हराया था और इसके दक्षिण विस्तार पर पुलकेशिन द्वितीय ने रोक लगाई थी। जब हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे
वहाँ एहोल अभिलेख देखेंगे तो एहोल अभिलेख में आपको वर्णन मिलेगा कि पुलकेशिन ने हर्ष को हराया था जब ये दक्षिण भारत की तरफ आगे बढ़ रहा था। हर्ष साहित्यकार तथा बांसुरी वादक था। हर्ष की रचनाएं देखिए, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद हैं। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट हुए, बाणभट्ट की रचनाएं आप देखिए, कादंबरी और हर्षचरित। हमने आपको पहले भी बताया है कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, नाट्यशास्त्र हैं, नाटक हैं, उनके लिए प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो आरओ परीक्षा, एआरओ परीक्षा और पीसीएस के एग्जाम के हिसाब से सबका संग्रहण एक साथ किया गया है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वहाँ से आप एक साथ पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, जो उनके लेखक हैं, उनको एक साथ पढ़ सकते हैं। आपको चीज़ें संग्रहित करके एक साथ प्रोवाइड इसलिए कराया गया है कि आप कम समय में ही पूरी बुक्स को एंशिएंट हिस्ट्री की रिवाइज कर लें। और ये पेपर आप देखेंगे तो 1 या 2 प्रश्न इनसे जरूर आते हैं। तो आपका एक आधे घंटे का, मुश्किल से हमें लगता है 2 वीडियोज हैं, 30-40 मिनट में आपके 1 या 2 प्रश्न फिक्स हो गए कि 1-2 प्रश्न वहाँ से आपको आने हैं, और उससे बाहर मुझे जो लगता है कि वो नहीं आएगा। खैर, परीक्षा आने के बाद हम उसको वीडियो से टैली कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितने प्रश्न वहाँ से आए हैं। सूर्य शतक तथा मयूर शतक के लेखक मयूर तथा मातंग दिवाकर निवास करते थे। हर्ष प्रारंभ में शैव तथा बाद में बौद्ध हो गया। हर्ष का साम्राज्य आप देखेंगे तो भुक्ति, विषय, पाठक और ग्राम में विभक्त था। ह्वेनसांग चीनी यात्री था और हर्ष के समय भारत आया था। ह्वेनसांग के बारे में आपसे पूछा जाए तो चीनी यात्री था। हमने विदेशी विवरण में ह्वेनसांग और सिंह का नाम लिखा है, जिससे हर्ष के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब राजपूत राजवंशों को हम लोग देखेंगे। हर्ष के मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण एवं विभाजन की शक्तियां एक बार पुनः सक्रिय हो गईं और 7वीं से 12वीं सदी के काल को राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में भी तमाम देशी उत्पत्ति के मत है, स्वदेशी उत्पत्ति के मत हैं, और उसमें सभी इतिहासकारों के मत हैं कि कौन कहाँ से उदय हुआ। जैसे वी ए स्मिथ ने कहा कि ये शक और हूण थे जो राजपूत थे। भंडारकर महोदय ने भी इनको हूण माना। चंद्रबरदाई ने अग्निकुल से उत्पन्न माना। जी एच ओझा और वैद्य साहब इतिहासकार हुए, उन लोगों ने इन्हें क्षत्रिय माना, प्राचीन राजपूत माना। तो इस तरह से रहा। अब इसमें हम लोग महत्वपूर्ण राजाओं को देखेंगे, जिसमें पहला हमारे वंश है गुर्जर प्रतिहार वंश, संस्थापक नागभट्ट प्रथम। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि इन टॉपिक्स में जो संस्थापक हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान, उनको याद रखना है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण राजा हैं, उन महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में और उनसे संबंधित घटनाओं को हम देखेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे मैं गुर्जर प्रतिहार वंश कर रहा हूँ तो नागभट्ट प्रथम हुए, वत्सराज हुए, नागभट्ट द्वितीय हुए, मिहिर भोज हुए, महेंद्रपाल प्रथम हुए। तो इन 4-5 राजाओं को आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस वंश से संबंधित है। प्रश्न आपसे 2 तरह के होंगे। इनसे वंश से संबंधित भी प्रश्न बनाया जा सकता है। प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि राजशेखर मिहिर भोज के राजशेखर गुर्जर प्रतिहार वंश के संबंधित थे, ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से थे, या नाम हम लिख दें कि कृष्ण प्रथम के दरबार से थे। तो आपको ये देखना है कि कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का शासक था और महेंद्रपाल प्रथम जो है मिहिर भोज का पुत्र गुर्जर प्रतिहार वंश का था। तो महत्वपूर्ण राजाओं का नाम आपको याद रखना है, जिससे आपको प्रश्न करने में सहूलियत रहे। तो वास्तविक संस्थापक वत्सराज, ग्वालियर अभिलेख में इसको लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। नागभट्ट प्रथम हुए, अरब शासक जुनैद को हराया इसने, और ग्वालियर अभिलेख में इसको मलेच्छों का विनाशक कहा गया है, नागभट्ट प्रथम को। इसके बाद देववत्सराज हुआ। यह देवराज का पुत्र था। त्रिकोणात्मक संघर्ष कन्नौज के लिए जो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने शुरू की थी, वो वत्सराज के समय में शुरू हुई। पाल शासक धर्मपाल को हराया इसने और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ था वत्सराज। नागभट्ट द्वितीय को देखिए, महत्वपूर्ण शासक हुआ। कन्नौज पर सर्वप्रथम अधिकार इसके समय हुआ। प्रतिहारों की राजधानी इसने बनाई। मुंगेर के युद्ध में इसने धर्मपाल को हराया था और राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से खुद हार गया था, जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। गंगा में इसने जल समाधि ले ली। इसके पश्चात रामभद्र और मिहिर भोज शासक हुए थे। तो नागभट्ट द्वितीय के समय कन्नौज पर अधिकार हुआ था। कन्नौज उस समय शक्ति का प्रमुख केंद्र था और कन्नौज के लिए ही तीनों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने त्रिपक्षीय युद्ध किए थे। मिहिर भोज को देखेंगे, 836 से 885 ईस्वी का इसका शासनकाल है। यह रामभद्र का पुत्र था, महत्वपूर्ण शासक था। प्रभास और आदि वराह की उपाधि इसने धारण की थी। सुलेमान मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताता है। इसने 12 प्रकार के सिक्के चलाए। मिहिर भोज का नाम आपको याद रखना है। 836 से 885 ईस्वी का शासनकाल था। महेंद्रपाल प्रथम को देखिए, 885 से 910 ईस्वी। मिहिर भोज का पुत्र था और राजशेखर को इसने संरक्षण दिया था।
महिपाल प्रथम को देखेंगे हम 912 से 944 ईस्वी। राजशेखर ने महिपाल को आर्यावर्त का महाराजा धीराज एवं रघुवंश मुक्तामणि कहा है और इसी के काल में 915 ईस्वी में अल मसूदी भारत आया था। तो अल मसूदी का महिपाल प्रथम के समय 912 से 944 ईस्वी। कई बार देखिए ये 912 से 944 ईस्वी है, 915 ईस्वी में अल मसूदी आया था। ये प्रश्न भी परीक्षा में पीसीएस में आप 21 या 22, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें आया हुआ है कि क्रम पूछा गया था अलबरूनी का, अल मसूदी का। तो अल मसूदी उसमें देखिए आपको 915 ईस्वी याद रखना है, महिपाल प्रथम का शासनकाल था। राज्यपाल 1018 ईस्वी में हुआ और महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था इस समय और राज्यपाल राज छोड़कर भाग गया था। अब हम लोग शुरू करेंगे बंगाल के पाल। संस्थापक गोपाल जनता द्वारा चुना गया। ये प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में कि जनता द्वारा चुने गए शासक का नाम बताइए। उसमें गोपाल को चुना गया था। मत्स्य न्याय के अनुसार गोपाल का चयन नहीं हुआ था, ये जनता द्वारा चुना गया था। उदंतपुरी आधुनिक विहार शरीफ के विहार की स्थापना गोपाल ने कराई थी। महत्वपूर्ण शासक धर्मपाल हुआ। 770 से 810 ईस्वी त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत। जिस संघर्ष की बात हमने कही थी आपसे कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किया था, उसमें धर्मपाल यहाँ थे। आपने गुर्जर प्रतिहारों में देखा था कि प्रतिहारों में वत्सराज के समय ये त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। इसमें धर्मपाल के समय शुरू हुआ। इसने राष्ट्रकूट राजकुमारी रन्ना देवी से विवाह किया था। उदय सुंदरी कथा के लेखक सोड्ढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा है। विक्रमशिला तथा सोमपुर के बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था इसने। बौद्ध धर्म अपनाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित कराया और बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण दिया था। महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो उस राजा से संबंधित हैं आपको यहाँ दिए जा रहे हैं, रिवाइज करें और इसको दिमाग में सेट रखें। परीक्षा के लिए उपयोगी मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। देवपाल को देखिए 810 से 850 ईस्वी। पाल वंश का प्रतापी शासक हुआ। मुंगेर को राजधानी बनाया। इसी के समय जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक विहार बनवाया था। बौद्ध कवि वज्रदत्त को इसने संरक्षण दिया था और वज्रदत्त की रचना है लोकेश्वर शतक। महिपाल प्रथम को हम लोग देखेंगे। महिपाल प्रथम इसी के समय राजेंद्र चोल ने बंगाल में अपनी सेना भेजी थी। सारनाथ लेक काशी क्षेत्र पर महिपाल के अधिकार का सूचक है। इसके बाद महिपाल के बाद आप देखिए नयपाल, विग्रहपाल तृतीय, महिपाल द्वितीय और रामपाल शासक हुए थे। रामपाल के बारे में आपको बताएं, संध्याकर नंदी ने रामपाल को राम तथा स्वयं को वाल्मीकि के रूप में अपनी पुस्तक रामचरित में वर्णन किया है। तो संध्याकर नंदी की पुस्तक बंगाल में पालों के समय की रामचरित है, जिसमें उसने रामपाल को राम माना है और स्वयं को वाल्मीकि। रामपाल अपने मामा मथन देव की मृत्यु से इतना दुखी हुआ कि उसने मुंगेर में गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। रामपाल के बाद कुमारपाल, गोपाल तृतीय और मदन पाल शासक हुए और मदन पाल इस वंश का अंतिम शासक था। तो आपसे पूछा जाए तो बंगाल के पालों का अंतिम शासक मदन पाल हुआ। रामपाल रामचरित का पार्ट है। संध्याकर नंदी के रामचरित का राम जो है वो रामपाल ही है। उन्होंने स्वयं को वाल्मीकि माना है और रामपाल जो है इसने डूबकर आत्महत्या कर ली थी अपने मामा मथन देव की मृत्यु से दुखी होकर के। तो इस तरह से बंगाल का पाल शासक खत्म हुआ। इसके बाद जो हम लोग पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 2 में हम लोग शाकंभरी के चौहान, गढ़वाल, राठौर वंश, इन सभी राजा जो राजपूतकालीन साम्राज्य था उस समय का, उसके बारे में देखेंगे। शेष अगले वीडियोज में हम लोग पार्ट 2 में उसको कंप्लीट करेंगे। फिर दक्षिण भारत के इतिहास में चोल, पल्लव और राष्ट्रकूट को देख करके तब हम लोग मध्यकाल शुरू करेंगे और दिल्ली सल्तनत पर पहुंचेंगे। तो इस तरह से ये परीक्षा के लिए उपयोगी वीडियोज हैं। हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुँचें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे हम आपको महत्वपूर्ण वीडियोज उपलब्ध कराते रहें। पूरे मनोयोग से, पूरे मोटिवेशन के साथ आप अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से प्रारंभ करें और सफलता को अपनी सुनिश्चित करें।